खबर में खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ बड़ी साहब, मैं हूं सईद काजी। कुछ खबरें, ज़मानत होगी जिस तरह आपने देखा नवाज शरीफ साहब की क्या सज़ा भी अगले चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगी, जिस तरह लग रहा है कि कोई बड़ा अरेंजमेंट है, उस हवाले से बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन में क्या तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर जो हैं वो तो शायद ना ले सकें, किन को टिकट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इलेक्शन की शक्ल क्या बनेगी, खासा कन्फ्यूजन है। और कई सौ साथियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनके प्रॉब्लम क्या है, उनके मसाइल क्या है, उनकी लीडरशिप से बात करेंगे उनके। और साथ ही इसराइल और फ़लस्तीन की जंग क्या पूरे खित्ते को कहीं लपेट में तो नहीं ले लेगी, क्योंकि ये खेल अभी बढ़ता चला जा रहा है। और बर्बरियत की इंतहा एक ऐसे अस्पताल पे हमला हुआ कि जहाँ ना सिर्फ मरीज़ थे, ज़ख्मी थे, बल्कि लोगों ने भी पनाह ले रखी थी, औरतों और बच्चों ने। और अब इस के बारे में मुख्तलिफ थेरीज़ बयान की जा रही हैं। बड़ी साहब, एक्सपेक्टेड था नहीं बल्कि यकीन था कि ये माशाल्लाह ज़मानत हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि हमारे कानून में, जिस तरह कल ज़ुबैरी साहब कह रहे थे कि हमारी जूरिस्प्रूडेंस में जो है एक नई तारीख रकम हुई आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, यकीन था, अंदाज़ा था, हो जाएगा, होगा। एक शौर सुने, फिर उसके बाद शायर को याद करे, शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर उसकी राख को भी उड़ा जाना चाहिए। जी ज़रा शौर तो काजी साहब को सुनाए, इन्हें यकीन और इम्कान और मुबैना तवक्को। नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाए, उसको भी जमानत मिलेगी। जी भट्टी साहब। काजी साहब, ये एक साबिक़ वज़ीर दाखिला है, नहायत काबिल रामराना सुनाओ, बरीयत की गारंटी। वो इम्कान पे रोशन में हो सकता होगा, क्यों नहीं होगा। और मरीम नवाज साहब ने कहा पाकिस्तान भी आएंगे, ज़मानत भी होगी, जेल भी नहीं जाएगा। इसके बाद मैं क्या अर्ज़ करूं। आज ही इमरान खान का केस था, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का। कोई 10 मरतबा 15 मरतबा उनके फ़ैसले महफूज हुए, फिर महफूज फ़ैसलों ने इंसानी हकूक़ को महफूज नहीं होने दिया, जेल में ही ट्रायल होगा, बेल साइफर की नहीं होगी। एक तो मैं नवाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दुनिया में जो कभी पाकिस्तान के आइनी माहिरीन के मुताबिक जो कभी पाकिस्तान के माजी में एक मिसाल नहीं मिलती थी, एक शख्स से इश्तिहारी हो, मुल्क से इलाज कराने के लिए जाए और मुजरम भी हो, उन्होंने पहली मिसाल कायम कर दी। और एक इस फैसले से कि अच्छी पहलू ये है, वरना जो 21 अक्टूबर को मोहतरम नवाज शरीफ साहब जलसा करते, पहले वो नाम लेते थे आसिफ सईद खोसा साहब को नहीं छोड़ेंगे, साकिब निसार साहब, उमर वताब दयाल, नहीं तो एक और नाम भी शामिल हो जाना था। तो मेरा ख्याल है उनकी इस कामयाबी पर कानूनदान तो कुछ और कहते हैं, एतजाद अहसन साहब कहते रहे, सलमान साहब कहते रहे, दीगर वकला कहते रहे, मुमकिन ही नहीं है, ये किताब में लफ्ज़ ही नहीं है। आज तो बल्कि 2022 में एक 3 रुकनी बेंच का फैसला था, पहले मुजरम सलेंडर करे फिर ज़मानत देखेंगे। तो मियाँ साहब, आपने हमेशा हर दौर में एक अच्छी मिसाल कायम की अपने लिए, ये मिसालों का सिलसिला कामयाब रहे। लेकिन काजी साहब, एक अगर आप इजाज़त दे दें तो बात करें, इन्हें इस तरह इंसाफ मिलता रहे। मुशर्रफ दौर में डील करके गए, टाइम बार्ड था, इफ्तिखार चोई साहब ने टाइम बार्ड ख़त्म कर दिया। इनकी हाउसिंग सोसाइटी थी 2 अरब की, मुबैना तौर पर 62 अरब की हो गई, वो ख़त्म हो गया। काश इस वतन अजीज़ के जो 25 करोड़ कीड़े मकोड़े गरीब आदमी हमारे जैसे हैं, जिस स्पीड से मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने 23 घंटे और चंद सेकंड में, एक दिन पूरा नहीं है, 23 घंटे और चंद सेकंड में इंसाफ है, इससे 1% भी इस 25 करोड़ अवाम जो कीड़े मकोड़ों की तरह रोज़ाना सुबह जाते हैं अदालतों में, रात को आते हैं, उन्हें भी इंसाफ मिलने की तो हम रख सकते हैं। मैं ये खुदा का खासा कह नहीं रहा कि उन्हें मिलेगा। जी काजी साहब, देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मुल्क जो है उसको वो रूबा तरक्की है, और जो हमने चश्मे आसमान ने कभी नहीं देखा था वो हम देख रहे हैं। यानी जो फ़ैसला जज साहब ने कल करना था, उसकी इतला हमारे साहब वज़ीर दाखिला को 3-4 साल पहले थी। इससे कितना जुडिशरी की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है और इस मुल्क की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ है, वो तो आपके सामने है, अब हम देख भी रहे हैं।
एक तो सिलसिला ये है। उससे पहले आपने मरीम साहब का भी शॉर्ट सुनवाया, उन्होंने हमें बता दिया था कि ये, तो मैं समझता हूँ कुछ इस किस्म का मैकेनिज्म जो है क्या आवाम के लिए नहीं अवेलेबल हो सकता कि मैं एक बंदा मार दूँ और बंदा मारने के बाद मैं केस कहूँगा जी ये केस का जो फैसला 2028 में होना है उसमें मैं बरी भी हो जाऊँगा और मुझे इसकी जमानत दे दी गई है, हमें गारंटीज दे दी गई हैं। इस रियासत के पल्ले कुछ रहने दो भाई साहब। मैं 2-3 साल पहले या कुछ अर्सा पहले मैंने सुना ये नवाज शरीफ पार्लियामेंट और अवाम को बेवकूफ़ बना के गए हैं। तफसीली फैसला ये किसका फैसला है? मैं पढ़ने नवाज शरीफ झूठा बयान हल्फी जमा कराया, सुप्रीम कोर्ट की नजरसानी अपील का तफसीली फैसला। अब झूठा हल्फी बयान जमा कराया, नवाज शरीफ जानबूझकर सासे छुपाए, नजरसानी फैसला ये। तो काजी साहब हाई कोर्ट ने जब ये फैसला दिया होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला पहले दिया था, यहाँ एक दफ़ा गालबन 2022 में 3 रुकनी बेंच का था कि पहले इश्तिहारी मुजरम अपने आप को सरेंडर करे, जेल भेजे, फिर बेल पे देखें, तो क्या हाई कोर्ट इससे इम्प्लीमेंट नहीं होता या उनकी मर्जी है? देखें ये बात मसला ये है कि ये चलें, ये लोग देख रहे हैं, मेरे पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं आपको क्यों नहीं पढ़े? आपकी आंखों में कुकरे हैं, पढ़े। मैं अर्ज करता हूँ ना कि बड़ा यहाँ मिस यूज हुआ है, 184(3) बड़ा मिस यूज हुआ है। इसके हवाले से काजी साहब मेरी आई साइड वीक है, आपने ग्लासेस इधर आप पढ़ के दिखाएं खुदा के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आपने इस कौम को धोखा दिया इसलिए निकाला। सुप्रीम कोर्ट का जवाब नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट और अवाम को बेवकूफ़ बनाया। सुप्रीम कोर्ट के लिए पढ़ लिए, लोग पढ़ रहे हैं सर, लोग इसके पीछे भी पढ़ रहे हैं, इसके आगे भी पढ़ रहे हैं। मैं आपसे ये बात और कर रहा हूँ कि बड़े ज़रूरी किस्म के हमारे केस लगे हैं। पहला केस तो हमने सबसे पहले उठाया प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस का, ज़ाहिर है वो हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला था वतन अजीज़ का। हाँ जी, आपका हर हुक्म प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का 25 करोड़ आवाम से नहीं, 25 करोड़ आवाम की ज़िंदगी मौत उनके बुनियादी हकूक़ से क्या तल्लक? फैसला था कि पहले एक चीफ जस्टिस ने कर, अब हमारे साथ हमारे प्यारे नहायत काबिल एहतराम शख्सियत सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं, अटारनी जनरल भी रहे, गवर्नर भी रहे। खोसा साहब बग़ैर वक्त ज़ाया किए आज जो फ़ैसला हुआ है, मोहतरम नवाज शरीफ साहब को 23 घंटे और चंद मिनट में बेल भी मिल गई 24 तारीख तक। क्या माजी में ये मामूलात हैं अदालतों से ऐसा जिसको सज़ा भी हुई और इश्तिहारी भी हो, मुजरम भी हो, इस तरह रिलीफ की मिसालें कितनी दे सकते हैं आप? जी साहब, कुछ लोग ज़्यादा लाडले होते हैं, कानून के भी और माशाल्लाह मुक़्तदर हलकों के भी। तो ये लाडले वाला सलूक हुआ है। ये पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख़ में कोई एक ऐसी मिसाल नहीं है कि एक सज़ा याफ्ता अदालती मफरूर और जो धोखा देकर अदालत को 1 महीने के लिए बाहर गया हो और 4 साल फिर इलाज के बहाने मफरूर हो गया हो और सिवाय इलाज के बाकी तमाम उसने जो है वहाँ एक्टिविटीज़ लंदन से लेकर, यूरोप से लेकर, सऊदी अरब से लेकर, इमारात यानी दुबई और पता नहीं कहाँ और फिर वहाँ बैठकर कैबिनेट मीटिंग्स करना और पॉलिटिकल माशाल्लाह बयानात देना और फिर आपके मीडिया पर पूरे छाए रहना और फिर उनकी आमद के चर्चे इस अंदाज से, ये दुनिया की तारीख़ में नहीं हुआ। और फिर माशाल्लाह हमारी तो जो मैंने खुद कर रखी हैं इमरान खान की पिटिशन जो इसी बेंच, इसी हाई कोर्ट में जो है कई महीनों से ज़ेर इल्तवा है और हमारी बहसों के बावजूद अभी वो पाबा सलासल हैं। और यहाँ एक दिन दोपहर को दायर होती है और नैब का प्रोसिक्यूटर भी आ जाता है। मैंने आज तक किसी एक केस में नहीं देखा कि नैब के प्रोसिक्यूटर ने कंसीड किया हो। यहाँ बिना बुलाए वो आकर कहते हैं हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, वो आना चाहते हैं और दूसरे दिन का नोटिस होता है और नोटिस के बाद जो है माशाअल्लाह 24 तारीख तक मिल जाता है। और सज़ा याफ्ता को कभी प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिला करती है। ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को तो मिल सकती है, ये जैसे चौधरी बशीर ने तोशा खाने के केस में दी है, चलें वो तो समझ आती है। नैब अदालत के जज चौधरी बशीर साहब ने तोशा खाने के केस में जो मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक गाड़ी तोहफे के तौर पर ली, जो गाड़ियों की इजाज़त ही नहीं होती है,
और जो वो तस्लीम शुदा है जिसमें मेरे ख्याल में सज़ा से बचना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है, बाहर के अब उसमें भी मफरूरी के बावजूद चलें, वो तो इनको शायद अदालत ने दिया, रियायत की, जो भी किया, मगर उसमें प्रोटेक्टिव बेल का कॉन्सेप्ट है। सज़ा याफ्ता में तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं सरे से, बिल्कुल। ये सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं। अच्छा खोसा साहब, अदब एहतराम से, आपको कानून अजबर याद है, आपकी पूरी जिंदगी गुजर गई। गुजारिश है, इफ्तिखार चोई साहब एक आए थे, मियाँ साहब मुशर्रफ के साथ डील करके रिटर्न ऑर्डर करके गए थे 10 साल नहीं आऊँगा, उनका टाइम बार्ड भी सुन लिया गया, खासा टाइम बार्ड हो गया था, उनमें भी इनको रिलीफ मिल गया। और इनकी एक रहमत हाउसिंग सोसाइटी थी इत्तेफाक फाउंड्री, 2 अरब की थी, मुबैना तौर पे वो 60 अरब की हो गई, उस पर भी इनके हक पे फैसला हो गया। तो क्या अगर सरदार लतीफ़ खोसा साहब को मैं वकील किसी गरीब आदमी का करूं जिसने साइकिल चोरी की हो या आटा चोरी किया और उसे सजा 7 साल और वो जेल से भाग जाए, क्या आप इस तरह उसको रिलीफ लेके दे सकते हैं कि वो आधे सेकंड जेल भी ना जाए और आके जलसा करे? पहले तो भट्टी साहब आप ज्यादती कर रहे हैं, साइकिल चोर मुझे वकील ही नहीं रख सकता। अच्छा चले बाहर के, नहीं मैं वैसे मफरूजे के तौर पर खोसा साहब, मैंने तो कल भट्टी साहब की खिदमत में अर्ज किया था कि उस शख्स को तो जिंदगी भर जेल से बाहर ना आए वो। अरे भाई साइकिल चोरी की तौहीन है, कोई तकड़ी चोरी करो, पता भी चले, और फिर देखेंगे कौन तुम्हें हाथ लगाता है। एक मेरा सवाल सब चीज़ों से हट के है। एक दिन मुझे याद है आपके साथ हमारे सब भट्ट साहब के घर बैठे थे, बहुत सी बातें हुई थी उस बेतकल्फाना महफिल में, उसको तो मैं नहीं दोहराऊंगा, मगर हजूर एक बात मैं आपसे पूछूंगा कि इज़ रियली लॉ लाइक अ कॉब वेब इन विच द वीकर इज कॉट, और जो ताकतवर है उस कॉब वेब को फाड़ के निकल जाता है? क्या आप भी इस कानून की तारीफ से इत्तफाक करते हैं? नहीं, देखें, कानून तो कानून है, लेकिन बदकिस्मती से हमारा कानून हो या आइन हो, आइन हमारा इतना खूबसूरत बना हुआ है, बुनियादी हकूक़ इतने ज़्यादा हैं, रियासत की तारीफ़ जो है आवाम को मुक़्तदर किया गया है, लेकिन बदकिस्मती से ना कानून पर अमल होता है ना आइन पर अमल होता है। अब अगर अमल हम नहीं करते, इंसान नहीं करते, तो वो बताइएगा कि हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को इसी तरह से है जिस तरह हम कुरान शरीफ को हमायल पहनाकर अलमारी की ऊपर चौथे उस पर रखते हैं, और सिवाय 1-2 मौक़ों पर जब हमने रुखसती करनी हो तो कुरान के साये में करते हैं, और या जब कोई अपना खुदा न खास्ता रौलत फरमा जाए तो उसमें उनका, तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि हम वो कौम हैं, वो लोग हैं जो आलम बेअमल हैं और कानून में बिल्कुल मुंदरजात हैं, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई गरीब और अमीर की तफावत नहीं है, कोई छोटे बड़े का उसमें नहीं है, कोई ज़ात पात की जो है उसमें नहीं है, जेंडर डिस्टिंक्शन नहीं है, मगर ये सारी चीज़ें बद हम करते हैं, और ये हम बिल्कुल, इसमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हम कानून का मजाक उड़ाते हैं। जिस तरह आज नवाज शरीफ को रिलीफ मिली है, इससे ज़्यादा तज़हीक और वो नहीं हो सकती है तौहीन अदालत की और अदालती निज़ाम की और आइन की और कानून की। तो ये बिल्कुल भट्टी साहब आपने ठीक कहा कि इसका मतलब है हमारा जो है कानून, ये ईसा खमीसा के लिए तो और वो उसका जो है वो है, लेकिन हम मोहतरम नवाज शरीफ साहब के लिए दोहरा म्यार है हमारा, उनको एक ही दिन में मिल जाती है, और यहाँ लोग 6-6 महीने साल इंतजार करते हैं। मेरी गुजारिश ये है कि यकीनन जज साहब ने उनसे पूछा तो होगा, आप 4 साल कौन से अस्पताल में इलाज कराते रहे, अगर खुदा ना खास्ता बीमार थे, अल्लाह सेहत दे, तो आप सऊदी अरब, चीन, स्पेन कैसे जाते रहे और पाकिस्तान क्यों ना आए? ये सारी बातें तो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट तो देखी होगी ना, ये कैसे हो सकता है? एक भट्टी साहब एक बात में 15 दिन का कह के जाए और 4 साल बाद आए और उससे उसकी मेडिकल रिपोर्ट हिस्ट्री ना ली आए। कहाँ भट्टी साहब, बेल इन एब्सेंशिया हुई ना सर, वो तो थे ही नहीं, किसी वकील को कोई रिपोर्ट दी होगी ना, वरना अदरवाइज तो एक डेट पे ना जाओ। तो दूसरी बात, खुदा साहब ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब की सजा भी खत्म हो गई, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और अगले वजीर आजम भी वो हो सकते हैं, और बादियुल नजर में मुबैना तौर पर तरीके इंसाफ को
तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। क्या मौजूदा तौर पर समझ रहे हैं जो हालात हैं, पीपल्स पार्टी 10 दफ़ा कह चुकी है लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं, शफाफ इलेक्शन होने की तवक्को है पाकिस्तान में? एक बात तो ये है कि ये दरख्वास्त जिस तरह फरमा रहे थे, बिल्कुल ये उनकी अदम हाजिरी में हो नहीं सकती थी बायोमेट्रिक के बगैर। ये पिछले चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बाकायदा बाज़ाब्ता एक मुफस्सल फैसला दे चुके हैं। ये एक यानी प्रॉक्सी किस्म की पिटिशन हुई है और रिलीफ मिली है मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, जो मिल नहीं सकती थी बग़ैर उनकी हाज़िरी के, बग़ैर उनकी अदालत में मौजूदगी के, या बग़ैर उनके बायोमेट्रिक करवाने के। ये पिटिशन यानी समाज के लिए लग ही नहीं सकती थी। अगर आप और कोई और मैं अगर इस तरह की कोई जुर्रत करे तो वो ऑफिस ही उठा के फेंक देगा, उस पर नंबर भी नहीं लगेगा, जज के पास वो पिटीशन जाएगी भी नहीं। सो पहली बात तो ये है कि यहीं आप देख लें कि कानून, यार भट्टी वैसे क्यों मेरा मुंह खुलवाते हो? ये डील तुम्हें भी पता है कब हुई थी। ये जब मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन दी थी, वहाँ एक डील हुई थी। ये सारा उसका स्क्रिप्ट है, डील का हिस्सा है जो कुछ हो रहा है। तो इसमें सभी शामिल हैं। और बादशाह सलामत तशरीफ़ लाए हैं, वो पता नहीं मुगलिया दौर का फिर आगाज़ हुआ चाहता है, और ब्यूगल बजेगा और फिर अमीरुल मोमिनीन बन जाएंगे। जैसे 15वीं तरमीम उन्होंने कौमी असम्बली से पास करवा ली थी, लेकिन सेनेट में 2/3 नहीं थी, क्योंकि मोहतरम नवाज शरीफ साहब की जबिल्लत ताबे करती है आइन और कानून को। आइन तो कानून बजा है, नजर नहीं आता है हमेशा। आप जैसे साहिब इल्म हमें ये फरमाते रहे 90 दिन से निगरान हुकूमत नहीं जाती। पंजाब और केपी आपके सामने है, 7 नवंबर को ये खत्म हो जाएगा। आइन तो मेरा ख्याल आपका साइड पे रख दे। मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, सरदार लतीफ खोसा एज ए पॉलिटिशियन, एज ए आइनी माहिर, क्या साफ शफाफ इलेक्शन होते हुए देख रहे हैं? लोग तो शर्तें लगा रहे हैं कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं, वो एक कागजी कार्रवाई है। इलेक्शन कब भी होते हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है। भट्टी साहब ये लिख ले, अगर शफाफ इलेक्शन होता है तो एक सीट भी नवाज शरीफ लाहौर से नहीं ले सकता, एक सीट नहीं ले सकता। और ये जो माशाअल्लाह इलेक्टेबल्स जो बने हैं, वो चाहे तरीन पार्टी बनी है, चाहे खटक पार्टी बनी है, चाहे साउथ पंजाब का कोई बनने जा रहा है, या जो बाप पार्टी का तो मैं नहीं कहता, वहाँ तो होती नॉमिनेशन है, ये एक भी इनमें से इलेक्ट नहीं होगा। अवाम के गैज़ो गज़ब से डरो। अब उनके गुस्से को देखो, ये इनकी बिरयानियाँ भी खाएंगे, इन्हीं की गाड़ियों पर चढ़ के भी जाएंगे। इनके होंडा मोटरसाइकिल जो इन्होंने माशाल्लाह ऑफ़र कर रखी है, 100 अगर बंदे आएंगे तो एक होंडा मिलेगा, 200 लाएंगे तो 2 होंडा मिलेंगे, वगैरह वगैरह। वो सब कुछ लेने के बावजूद वोट नहीं मिलेगा नवाज शरीफ को, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, या PDM को, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अवाम का जो गुस्सा है, जो कुछ इन्होंने, इनका बयानिया है क्या? ये किस मुंह से जाएंगे, किस मुंह से जाओगे? गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती? मुझे बताएंगे 18 महीने में कोई एक बात बता दे, एक बात जो इन्होंने अवाम की बहबूद और फलाह और उनकी बेहतरी या मुल्क की बेहतरी के लिए की हो, या आइन पर अमलदारी की हो, या कानून पर अमलदारी की हो। कोई एक बात तो बता दे। तो ये क्या लेके जा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ आएगा तो दूध की नदियां बहने शुरू हो जाएंगी, नवाज शरीफ आएगा तो एक फलाही ममलिकत और रियासत बन जाएगी। ओ भाई, पाकिस्तान का बाकी बचा खुचा जो कुछ रह गया है उस पर रहम करो। धरती माँ को जिस तरह लूटा है आपने, वो सबके सामने है। कोई पनामा लीग को पाकिस्तानी किसी एजेंसी की बनी हुई नहीं थी, और फिर जो ब्रॉडशीट वाली कंपनी आपने एंगेज की थी, उसने दुनिया के जो है मुख्तलिफ डिटेक्टिव रखे थे, जिन्होंने एसेट्स आपके ट्रेस करके सारे सामने रखे। फिर GIT जो सुप्रीम कोर्ट में बनी थी, 10 वॉल्यूम्स हैं आपकी करप्शन की दास्तानों के। और वो जो पाकलेन थी, या आपकी जो हुदैबिया पेपर मिल थी, या वो माशाअल्लाह आपके समदी साहब का जो जुडिशल कन्फेशन है इसाक डार का, उसने बताया कि किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करके मैं काजी फैमिली के नाम पर फेक अकाउंट्स लेके जाता था, किस तरह जैली शेल कंपनियां बनी, नेल्सन नेस्कोल वगैरह
6 कंपनियां थी जो ऑफशोर कंपनीज बनाई गई जिनके नाम जरिए से ये जायदादें बाहर खरीदी गई, वो सारी पाक लैंड व्यूज में रह भी रहे हैं और मानता भी कोई नहीं है माशाल्लाह। और फिर कहते हैं देखें जी हम तो बरी हो गए। ओ भाई, जब तुम कानून ही अपना जो है टेलर मेड बना के अपने मनपसंद बना लोगे, जब तुम अदालतें ही माशाल्लाह उस पर प्रोसिक्यूटर तुम्हारे जाकर कह देंगे कि शहादत है ही कोई नहीं, सबूत हमें कोई एतराज़ नहीं है। कल जज साहब ने कहा कि अगर आप ये तो मुखालफत नहीं कर रहे तो फिर कल को आप कहेंगे कि फिर अपील की क्यों आप पैरवी क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने भी आखिर ये कहा। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, भले मिली है प्रोटेक्टिव, लेकिन आप देख लें कि कल इनका एक जुलूस गुजरा, वहाँ पता है क्या नारे लगे भट्टी साहब? नारे लगे गली गली विच शोर है, नवाज शरीफ चोर है, ये नारे लगे इनके उस जुलूस में। तो कर लें जरा, ये भी शौक पूरा कर लें। एक और टेक्निकल सवाल, एक टेक्निकल सवाल, कानूनी सवाल कि ये तो ठीक है, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या कोई पाकिस्तानी शहरी या कोई आउटफिट या कोई इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है कि अगर इफ एज यू से एंड यू आर वन ऑफ द वेरी नोटेड लॉयर्स विद ग्रेट रेप्यूट, तो क्या कोई जाके सुप्रीम कोर्ट में, और जब काजी फायजी साहब जैसे अपराइट जजेस साहिबान उन जैसे मौजूद हैं, तो कह सकते हैं कि ज़रूर ये किस कानून के तहत हुआ है, ये कोई रेमेडी ले सकता है जाके अगर पीटीआई चली जाती है या कोई और चला जाता है? सर, पहली बात तो ये है कि ऑफिस ने एंटरटेन सुप्रीम कोर्ट में नहीं करना कि आप उस नीचे फरीक ही नहीं थे। एक चीज़ है कि सुओ मोटो इसको ले ले, सुओ मोटो ले ले, आर्टिकल 184(3) में पब्लिक इम्पोर्टेंस की बात है, फंडामेंटल राइट से इसका जो है मुताल्लिक है, ये नालिश जो है, ये सुओ मोटो ले लें। काजी साहब माशाल्लाह बहुत दबंग चीफ जस्टिस हैं, फुल कोर्ट बिठा दें, बेशक 15 के 15 जजेस बिठा दें, और ये एक दफ़ा तय कर दें कि नवाज शरीफ के लिए और कानून है और इमरान खान के लिए और कानून है और ईसा खमीसा आम आदमी के लिए और कानून है। एक दफ़ा बना दें, ये किस्सा ही ख़त्म हो, कट्टा कट्टी मुक जाए। तुसी असी एवं खाम खा जड़ा विस घोल दे पे। अगर हम समझे हैं कि आप फरमा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम फायद ईसा साहब नवाज शरीफ के मामले में सो मोटो कानूनी तौर पर ले सकते हैं कि वो देख रहे हैं अगर सरन वायलेशन हुई है फंडामेंटल या आइन और कानून की? बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, हुई है फंडामेंटल राइट्स की जो है, बिल्कुल हुई है, तज़हीक हुई है। क्या आम केस इसी तरह लगता है? क्या आम आदमी को यही रिलीफ मिल सकती है? एक ही दिन 1 बजे 1:30 बजे पिटीशन दायर होती है इस्लामाबाद में, 2:30-3 बजे लगती है, प्रोसिक्यूटर खुद ब खुद आके नमूदार हो जाता है, दूसरे दिन का नोटिस हो जाता है, दूसरे दिन उसको जो है वो प्रोटेक्टिव बेल मिल जाती है। मैं आपको रोकना पड़ा, माफी चाहता हूँ। एक जब आप मेहमान आते हैं हमें मैसेज बहुत आने लग पड़ते हैं। एक मैसेज आया कि जी खोसा साहब आईनी माहिर हैं, इनसे ये पूछें कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होते और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ज्यादा जरूरी कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट को पहले किस पे फैसला करना चाहिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल या 90 दिन जो आइन में लिखा है? 90 दिन से एक दिन भी निगरान हुकूमत नहीं जा सकती। प्रायोरिटी किस केस की होनी है? कानून क्या कहता की नजर से? देखिए, आइन में तो कानून तो यही कहता है कि पहली चीज जो है आप मुल्क को आइन पर चलाएं, और ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तो ये है ना कि बेंच कौन बनाए, चीफ जस्टिस बनाए या 3 जजेस बनाए, 2 सीनियर मोस्ट बैठ के अपील का हक 184(3) में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या नजर सानी में जो है वही वकील हो या वही बेंच सुने, या वकील को उनको मर्जी है और बेंच भी दूसरा हो? ये चीज़ें बाद में भी तय हो सकती थीं, लेकिन इसमें मैं इसलिए अपना जो भी सवाल किया है उनको अर्ज करता चलूं कि काजी साहब का एक जो है बड़ा मुसल्लम इस पर स्टैंड था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को डिसाइड नहीं करते, बेंचेस की तश्कील ही गैर आइनी और गैर कानूनी है, मैं नहीं इसका सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनूंगा। तो फिर उन्होंने जो एक पहले कई महीने से वो बेंच नहीं बैठ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट में वो शामिल शरीक जो है साबका चीफ बंदयाल साहब चीफ जस्टिस के साथ वो बैठने को तैयार नहीं थे। तो फिर उन्होंने आते ही
पहला काम यही किया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को रखा, उसको फैसला किया और उसके मुताबिक अब 3 सीनियर जजेस यानी चीफ जस्टिस जस्टिस सीनियर प्यूनी जज तारिक मसूद साहब और नेक्स्ट सीनियर जज जस्टिस एजाजुल आसम साहब, अब ये 3 जजेस बैठकर बेंचेस बनाते हैं और ये 3 जजेस फैसला करेंगे कि कौन सा केस जो है बराह रास्त जो है 184(3) में डायरेक्ट एंटरटेन करना है या नहीं करना। बाकी तो अपील की बातें हैं कि अपील जो है वो 184(3) की वो भी साबका बातों पर नहीं होगी। साबका मामलात यानी नवाज शरीफ की नाअहली ताहयात और तरीन की नाअहली ताहयात, वो किस्सा पारी क्लोज हो चुका, वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है। लेकिन अब से जिस तरह मसलन ये जो है इन्होंने नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम को उड़ाया, उसकी अपील अलबत्ता वो दायर हो गई है क्योंकि वो सुओ मोटो लिया गया था 184(3) में। इसलिए आपके सवाल का जवाब मुख्तसरन ये है कि ज़्यादा ज़रूरी तो यही था कि पहले ये फैसला करते कि जमहूर यानी अवाम को उनके हकूक़ देने हैं या नहीं देने हैं। पहला तो फैसला यही था कि इलेक्शंस को तय करते 90 दिन के अंदर, मगर बाहर सूरत उन्होंने अपनी दानिश में अगर ये समझा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पहले कर लें तो कोई मुज़ायका नहीं है। अब मैं विनती करूंगा कि अब वो पहला फैसला यही करें कि क्या इलेक्शंस फौरी होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए, जमहूर यानी अवाम को उनका हक के वोट मिलना चाहिए, वो ऐवान जो है पार्लियामेंट और असम्बलियाँ बनाने का उनको हक होना चाहिए, हक के हुक्मरानी जो है अल्लाह ताला की हकमियत आला के बाद उनको मिलना चाहिए और यही आइन की रूह है क्योंकि इसी में रियासत वजूद में आएगी। रियासत अवाम है। अभी इस वक्त पाकिस्तान सरजमीन बेआइन है इस वक्त। चीफ जस्टिस पर दोहरी जिम्मेवारी है कि वो इस आइन को भी बहाल करें और जमहूर को उसका हक दें ताकि रियासत फ़ाल हो सके। अच्छा खुशा साहब, ये तो बड़ी अच्छी बातें हैं और ये ऐसा होना भी चाहिए और यही है, लेकिन अगर हम एक लेमैन के तौर पर देखें, हम तो कानूनदान नहीं हैं, हमें तो ये लगता है कि ये वतन अजीज़ एक अखाड़ा है 2-4 फैमिलियों का। ठीक है जी, देर इज़ अ जिसे कहते हैं ना तबकाती एप्लीकेशन ऑफ लॉ हमें नज़र आती है। आप हर जगह देखें तो यही सिलसिला है। तो ये तो ठीक है, हर चीज़ मौजूद है कानून में, मगर अमली तौर पर हम तो यही देख रहे हैं कि भाई 2-4 ख़ानदान हैं और वो उनकी डायनेस्टीज़ हैं, दे आर अबव द लॉ। बाकी हम जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं, अमली तौर पर तो यही सिचुएशन है। और मुझे नहीं लगता कि दरमियान में 75 सालों में कोई मिसाली दौर मेरी याद में या मुझसे पहले तो हजूर ये फिर बाकी सारी हम चीज़ें देख रहे हैं, साइफर वाला केस भी देख रहे हैं जो कि इन कैमरा हो रहा है। तो अमली तौर पर तो ये अच्छी बातें ज़मीन पे कहीं नज़र नहीं आती। खोसा साहब देखिए, मैं नहीं मानता। देखिए, ये वो ज़माना नहीं है। अब ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। मैं कोई अकेला 1 मैन आर्मी नहीं हूं जो कह रहा हूं ये। मैं बागी हूं, इस चीज़ से नहीं मानता। मैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में नहीं बिलीव करता। मैं पावर पॉलिटिक्स में नहीं बिलीव करता जो इस वक्त हो रही है। पीपल्स पॉलिटिक्स भुट्टो ने की थी और उसने जो ताकत का सरचश्मा अवाम जब कहा तो उसने मुनज़बित किया आइन में आर्टिकल 7 में, अवाम को मुक़्तदिर किया उसने। अमल हमने ना किया, वो हमारे कोताही है, लेकिन जो आइन की खूबसूरती है और वही हमारा इमरानी मुआहदा है, हमें उसी पर अमल करना पड़ेगा अगर हमने पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान को मजबूत करना है। पॉलिटिकल पार्टीज, आप ठीक कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज किसी में जमहूरियत नहीं है और बात जमहूरियत की करते हैं। इस वक्त पावर पॉलिटिक्स है और पावर पॉलिटिक्स आपको पता है इलेक्टेबल्स की होती है। इलेक्टेबल्स जो है या भुट्टो ने 70 में ख़त्म कर दिए थे, खंबे को भी जो है टिकट दी थी तो वो इलेक्ट हो गया था, या अब इमरान खान ने जो है इलेक्टेबल्स की सियासत को ख़त्म कर दिया है। ये तरीन की पार्टी, एक भी इनमें से जो है ज़मानतें ज़ब्त होंगी। खटक की पार्टी जो कहते हैं इलेक्टेबल से, एक भी उनमें से नहीं जीत सकता। अवाम अब अपना जो है शऊरी तौर पर आप देखें हक इस्तेमाल करेगी और इसी खौफ से इलेक्शन नहीं हो रहा और तारीख नहीं दी जा रही, क्योंकि मुस्बत नताइज
उस माफिया या उस तबके को नजर नहीं आ रहे। भले वो बादशाह सलामत नवाज शरीफ को लेके आ रहे हैं, लेकिन आप खातिर जमा रखें। देखें 10,000 और 20,000 वोट तो ये जाली डाल सकते हैं, लेकिन जहां फर्क ही 80% और 90% का हो, वहां ये जालसाजी नहीं कर सकेंगे। अच्छा और खुदा साहब, एक और जो फरमा दीजिए, साइफर केस को आप बहुत गौर से देख रहे हैं, जमानत भी नहीं हो सकी, जेल में ट्रायल भी किया जा रहा है, आप क्या मुतवक्को फैसला देख रहे हैं? क्या फैसला हो सकता है? बज़ाहिर आईनी माहिरीन तो कह रहे हैं वो साइफर केस ही नहीं बनता, लेकिन इमरान खान को यह भी रिलीफ नहीं मिलता कि उसे अदालत में पेश किया जाए, जेल में पिंजरे के आगे रखा जा रहा है। क्या यही इंसाफ है हर एक बंदे के लिए? भट्टी साहब, मैं उसमें वकील हूं, सिर्फ देख नहीं रहा हूं, मैं उसमें वकील हूं। हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में मैंने क्वाशमेंट कर रखी है, और क्वाशमेंट 16 अक्टूबर को लगी थी, जो बहस मुकम्मल हुई थी। 16 अक्टूबर मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा जी ये वो स्याह दिन है जब 16 अक्टूबर 1951 को हमने अपने पहले वजीर आजम पाकिस्तान को कत्ल किया था, लियाकत अली खान को। और मैंने कहा जी उस लियाकत अली खान को कत्ल किया हमने जो जागीरें और नवाब था वहां छोड़कर आया था, और जब शहीद हुआ है तो उसकी बुनियाद फटी हुई थी, इसलिए कि उसने एक ढेला मराहत अपने क्लेम तक उसने नहीं भरे। और जब उन्हें कहा गया तो उन्होंने कहा कि जब तक एक भी मुहाजिर एडजस्ट नहीं हो जाता, मेरे लिए हराम है कि मैं क्लेम करूं कि मुझे जागीर या जायदाद या मुझे ज़मीन दी जाए। सो ऐसे वजीर आज़म को भी हमने कत्ल किया और आज तक उसका कोई ना निकला। मैंने जज साहब को कहा, तारीख ने हमेशा आपको मौका दिया है, इस कौम को भी मौका दिया है, लेकिन हमने हमेशा लेट डाउन किया है। मैंने कहा मौलवी तमीज़ुद्दीन पर हमें मौका दिया गया, आपको दिया गया अदालत को, उस वक्त भी आपने गलत फैसला किया, मुल्क 2 लख्त हो गया। फिर हमने जो है तारीख ने आपको फैसला दिया नुसरत भुट्टो के केस में, फिर हमने जो है आपने अदलिया ने आपने ज़ियाउल हक को आईन तरमीम करने का भी हक दे दिया जो उसने मांगा ही नहीं था फैसले के जरिए। फिर भुट्टो का जो है अदालती कत्ल, आपको मौका मिला कि भुट्टो को बाइज्जत बरी करे, आपने फिर भुट्टो को कत्ल कर दिया ज़ियाउल हक के कहने पर, ज़ियाउल हक के साथ मिलकर। तो मैंने कहा कि जी भुट्टो का कसूर यही था ना कि हेनरी किसिंगर ने धमकी दी कि एटम बम बनाना बंद कर दो वरना तुम्हें हम इबरत का निशान बनाएंगे। हमने हेनरी किसिंगर, और उन्होंने जो है राजा बाजार में वो उन्होंने खत लहराया कि ये है हेनरी किसिंगर, ये साइफर था, ये साइफर था जो भुट्टो ने कौम को एतमाद में लिया कि ये अमेरिका का जुर्रत कैसे हो सकती है कि हमें एटम बम बनाने से माने करने के लिए धमकी दे कि मैं तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा। भुट्टो ने ये साइफर लहराया था, कौम को एतमाद में लिया था, राजा बाजार में वो दिखाया था। और हमने क्या किया, हमने किसिंगर के खिलाफ तो कुछ ना किया, ना अमेरिका को कुछ बुरा भला कहा। ज़ियाउल हक और मौलवी के जरिए हमने भुट्टो को फांसी देकर लहद में उतार दिया। मैंने कहा क्या हम दोहराने जा रहे हैं वही हिस्ट्री को? मैंने कहा फिर आपको मौका मिला है हिस्ट्री का। एक डोनाल्ड लू असिस्टेंट सेक्रेटरी जो है साउथ एशिया का, अमेरिका का, हमारे एम्बेसडर को धमकी देता है कि अगर तुमने इमरान खान को वजारत उज़्मा से अदम एतमाद के जरिए ना हटाया तो अमेरिका तुम्हारा हशर नशर कर देगा, अमेरिका माफ कर देगा अगर तुम उसको हटा दोगे। ये है साइफर। हमने जो है डोनाल्ड लू का हुक्म मानते हुए प्राइम मिनिस्टर को चलता किया, और सिर्फ यही नहीं, हमने दिखाया कि जी देखें जंजीरों के पीछे हमने जकड़ दिया है और हम इसको सजा भी देंगे। तो साइफर का केस सर, ये सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 100 साल पुराना, ये ताजे बरतानिया ने कानून आपको गुलाम रखने के लिए, हिंदुस्तान के वासियों को, हिंदुस्तानियों को गुलाम रखने के लिए साम्राज्य कुव्वतों ने बनाया था। हम आजाद पाकिस्तान में वही कानून अपने 25 करोड़ अवाम को गुलाम रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने शर्म आनी चाहिए जिसने साइफर का केस बनाया है। एक दिन भी इस केस में इमरान खान को अंदर रखना 25 करोड़ अवाम की गैरत और हमीयत को दफन करने के मुतरादिफ है, क्योंकि इससे कोई पाकिस्तान कोई पाकिस्तान का दिफा कमजोर नहीं पड़ा। वजाहत की और बड़ा अभी वक्त जो है ख़त्म हो रहा है, वरना हम ये गुफ्तगू
चाह रहा था कि चलती रहती, लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें बातें सामने आई कि इस दुआ के साथ कि कुछ बेहतरियाँ भी हों, इंशाल्लाह होंगी। ये था हमारा आज का शो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।